हेलो एंड वेलकम टू इवोल्यूशन आरएस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरू करते हैं आज की क्लास से पहले हम जो कल वाली क्लास है उसका एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन जो है प्रति वर्ष 8 मार्च को किया जाता है। साथ ही जन औषधि दिवस का आयोजन 7 मार्च को किया जाता है। ठीक है, जन औषधि जो दिवस है 7 मार्च को आयोजित करने का इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है जो सरकार द्वारा प्रायोजित जेनेरिक दवाएं हैं, जो सरकार प्रोड्यूस करती है जेनेरिक दवा, उसके प्रति जन जागरूकता फैलाना। ठीक है, साथ ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखा था 8 मार्च को। इसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। साथ ही जो गंगानगर है, गंगानगर जिला, उसकी 3 पंचायतें, ठीक है, 3 पंचायतें चिरंजीवी पंचायत बन गई, यानी वो एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहां चिरंजीवी योजना संपूर्ण रूप से लागू हुए इन तीनों पंचायतों में, यानी पूरे गांव के जितने भी लोग हैं वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नाम क्या है उनका? एक है बाधवा वाला, हमने पढ़ा था, बाधवा वाला याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं बाधवा वाला। और एक जीबी 50 याद रखेंगे। ठीक है, मिशन आर्या। मिशन आर्या का संबंध आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, मिशन आर्या का संबंध किस जिले से है, डिस्ट्रिक्ट से है, दौसा से है? मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण की समस्या का समाधान करना। जो बच्चों में कुपोषण है उसकी समस्या का समाधान करना। साथ ही मिशन कोटड़ा, ये मिशन कोटड़ा जो है राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो हर्बल कलर, अभी हाल ही में धुलंडी गई, ठीक है, होली गई, तो यहाँ पे हर्बल कलर की जो नीड थी वो इन स्वयं सहायता समूह ने पूरी की है। हर्बल कलर, ठीक है, ये था मिशन कोटड़ा। MT1 आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा, जो मेगाट्रॉपिक्स 1 है ये क्या है? ठीक है, ये एक सैटेलाइट था मेगाट्रॉपिक्स 1। ये किन किन देशों का सैटेलाइट था? तो भारतीय जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, और फ्रांस की जो एजेंसी है CNS। ठीक है, तो फ्रांस और भारत के बीच में एक समझौता होता है और उसके तहत इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। दोनों का सहयोग था इसमें, याद रखेंगे। हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब 5% के नीचे की जो ग्रोथ रेट है उसको हम हिंदू ग्रोथ रेट बोल देते हैं। हाल ही में जो भी बीमारियां फैल रही है, बुखार हो रहा है लोगों को, और जो भी समस्या आ रही है हेल्थ संबंधी, जुकाम वुकाम, तो ये सब जो हो रहा है वो H3N2 इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रहा है। H3N2 याद रखेंगे, इतनी जानकारी सफिशियंट होगी। आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसमें जो पहली न्यूज है वो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है हाल ही में, इसका आयोजन JLF, ठीक है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 5 से 14 मार्च के बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो जयपुर में हो रहा है। ठीक है, ये इसका 15वां संस्करण है। इतनी जानकारी रखनी है। पर्यटन मंत्री कौन है हमारे? विश्वेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। देखो, तो ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव है, उसका हाल ही में जो थर्ड चरण है वो शुरू हो चुका है। इस ई कलेक्शन ड्राइव के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो वो जानकारी क्या कि ये अभियान हाल ही में, ये जो थर्ड चरण है उसके तहत अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये जो क्षेत्र है, यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, रिहायशी कॉलोनियां हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ई कलेक्शन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। तो ई कलेक्शन ड्राइव क्या होता है? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनियां होती है, डिसमेल्टर होते हैं या रिसाइकलर होते हैं, जो क्या करते हैं इन फैक्ट्रियों से जितना भी कचरा निकलता है उनका रिसाइकलिंग करते हैं, उनका रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है, ताकि हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाए। यही है ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव। इसका आयोजन, थर्ड चरण है उसका आयोजन 2 से 15 मार्च के बीच में चलेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें बड़ी बात नहीं थी समझने की। कॉपर के भंडार हाल ही में, ठीक है, नए कॉपर कॉपर के भंडार मिले हमें। ठीक है, कहाँ मिले हैं? तो भीलवाड़ा के चांदगढ़ में कॉपर के भंडार मिले हैं अभी। ठीक है, जो इनके बारे में एक संकेत मिले हैं, हमने इसका अभी माइनिंग नहीं किया, एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। तो छोटी सी जानकारी है, हमें ये रखना, ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा के चांदगढ़ में भी कॉपर के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान घरेलू ट्रेवल स्मार्ट, इसका आयोजन जयपुर में
किया जा रहा है। ये इसका तीसरा संस्करण है। इसका आयोजन 14 से 16 जुलाई के बीच में होगा। इसका आयोजन करता जो है वो है फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन टूरिज्म इन राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग, इन दोनों का ये एक संयुक्त, ठीक है, प्रोजेक्ट है, राजस्थान घरेलू ट्रेवल मार्ट। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। संस्कृति और धरोहर का जो संरक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें संस्कृति और जो धरोहर है हमारी, उसके संरक्षण को बढ़ावा देना पड़ेगा। तभी हम अपनी जो एक लेगेसी है, विरासत जो है, उसको संजोए रख सकते हैं या बनाए रख सकते हैं। जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो हमारी विरासत से रूबरू हो पाए, उसका संरक्षण जरूरी है। और हाल ही में इसके संरक्षण हेतु जो एक परिवर्तन नाम की एक संस्था है, परिवर्तन जन सहयोगी संस्था, इसने ये अभियान शुरू किया था। और इसका जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हुआ था, हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है। इसी समय जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इसके लिए पोस्टर का विमोचन किया है। तो इतनी सी जानकारी है। नशा मुक्ति अभियान, ठीक है, नशा मुक्ति अभियान वैसे तो राज्य सरकारें संचालित कर रही है, अलग अलग राज्य सरकारें संचालित कर रही है, राजस्थान सरकार भी पहले से ही संचालित कर रही है। लेकिन हाल ही में जो माउंट आबू सिरोही में ब्रह्म कुमारी है, उसने केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय या विभाग कह सकते हैं, ठीक है, इसके तहत एक एमओयू साइन किया है, 3 साल का एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि जो भारतीय नशा है उससे हम मुक्त हो पाए। तो नशा मुक्ति अभियान के लिए हाल ही में ब्रह्म कुमारी, माउंट आबू सिरोही और केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने एक अभियान के लिए, जो नशा मुक्ति अभियान है उसके लिए 3 साल का एमओयू साइन किया है, तो ध्यान रखेंगे। हेलीकॉप्टर जॉय राइड, हेलीकॉप्टर जॉय राइड हमने एक पढ़ी थी थोड़े समय पहले ही, जैसलमेर में शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर जॉय राइड का जो शुभारंभ हुआ था जैसलमेर में हमने पढ़ा था, जनवरी के करंट में हमने पढ़ा था। लेकिन हाल ही में जो पुष्कर है, पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? पुष्कर में हो रहा है। और इसी महोत्सव के दौरान हमने हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सेवा शुरू कर दी है पुष्कर में, ताकि जो पर्यटक हैं उनको एक नई चीज के बारे में पता चले और उनको इनका भी लुत्फ पाए लोग जो आए वो। तो इसके लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत पर, ठीक है, हाल ही में भारत का दौरा किया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने, ये ध्यान रखना। अभी हाल ही में अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात आए हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, नाम क्या है इनका? अल्बनीज। आपसे तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना हो तो पीएम अल्बनीज का नाम पूछ के कंट्री का नाम दे दे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, फ्रांस और कोई जर्मनी, ऐसे कंट्री दे देंगे तो फिर वहां पे आपको कौन सा सही करना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कोई बड़ा नेता आता है, थोड़ी सी जानकारी हो कि ये नेता का नाम क्या है, किस देश से संबंधित है, बस। आईआईटी जोधपुर में एक लैब की स्थापना होगी। इस लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लैब जो होगी वो आईओटी बेस्ड होगी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, इसका मतलब क्या है? देखो, एक कार है, आपके पास एक कार है, ठीक है, एक कार है। तब क्या हुआ, ये जो कार है, ये कार खराब हो गई कभी, ठीक है, तो अब इसकी जो कंपनी है, ठीक करने वाली जो कंपनी जहां से हमने कार खरीदी या सर्विस सेंटर है, तो अपने आप एआई बेस्ड सिस्टम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होगा, जो क्या करेगा, जब भी इस कार में कहीं भी कोई हार्डवेयर पार्ट में कोई दिक्कत आएगी, और तो वो क्या करेगा, एक अपने आप एक, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर देगा एआई बेस्ड, और इस सर्विस सेंटर के पास बात पहुंच जाएगी कि इस कार में खराबी आई है। फिर सर्विस सेंटर आपको एक मैसेज कर देगा, टेक्स्ट कर देगा कि आप कार में खराबी है, आप जल्दी जल्दी सर्विस सेंटर पहुंच जाओ। तो ये है एआई, ये है एआई का कमाल। आज एआई का कमाल हम देखें तो ऐसे रोबोट बन गए जो हूबहू मानव की नकल करते हैं, मानव की नकल। एआई का मतलब ही यही है कि मानव जितनी क्षमता अगर आप विकसित कर लो, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स जो है, इस संबंधित एक लैब डेवलप कर रहे हैं हम, वो काम कर रहे हैं आईआईटी जोधपुर में।
नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम मूव करते हैं। त्रिपुरा के सीएम वापस बन गए हैं डॉक्टर मणिक शाह। ये दूसरी बार है जब वो सीएम बने हैं त्रिपुरा के सीएम के रूप में शपथ लिए। देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और क्रिप्टो करेंसी, क्या संबंध है इनका? देखिए, भारत में अभी तक जो क्रिप्टो करेंसी है, वर्तमान स्थिति क्या है क्रिप्टो करेंसी की, तो भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन है। क्या है? बैन है। यहाँ समस्या क्या आ रही थी? देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो होती है, पहली बात थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जो क्रिप्टो करेंसी होती है, पहली बात इसके बारे में बेसिक जानकारी रखनी है हमें कि ये ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। क्या होती है? ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। ध्यान रखेंगे, ब्लॉकचेन पर आधारित होता है। इसका मतलब होता है, इसका जो डाटा होता है वो विकेंद्रीकृत होता है, न कि केंद्रीकृत। क्या होता है? विकेंद्रीकृत होता है। डाटा विकेंद्रीकृत होता है। यही होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां डाटा विकेंद्रीकृत होता है। एक कोई संचालक नहीं है उसका, मल्टीपल संचालक है उसके। ठीक है। तो अब क्या है, क्रिप्टो करेंसी पर भारत की कोई सरकारी जो है एजेंसी का कंट्रोल नहीं है। सरकारी एजेंसी का जो है, भारत की कोई सरकारी एजेंसी का नियंत्रण नहीं है यहाँ पे। और इसी से जो ये नियंत्रण नहीं था, इसी को लेकर हमने इसको बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर दिया। ठीक है। ये हमें बात समझ में आई। अब समस्या कहाँ आ रही है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में सबसे बड़ी बात ये थी कि क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन होता था, वो सरकार को पता नहीं चल रहा था। ठीक है। सरकार को पता नहीं चलता है, जनरली पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो भी इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम लेन देन होगा उसके बारे में हम रिकॉर्ड रख पाए। अभी तक तो नहीं है। ठीक है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली इसको फिलहाल के लिए बैन कर दिया। और सरकार खुद, जो आरबीआई है, खुद अपनी एक नई क्रिप्टो करेंसी जारी कर रही है कि आप इसको यूज करना। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें पसंद आ गई, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो पसंद आ गई। लेकिन वर्तमान में समस्या क्या आ रही है कि हाल ही में सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से ये बात बताई है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अब क्या होगी, मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएगी। क्रिप्टो करेंसी क्या हो जाएगी? मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएगी, और उस पर भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये लागू होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद, देखो, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या, मनी लॉन्ड्रिंग होता है मतलब गलत काम से आप पैसा कमाते हो ना। गलत काम से जो भी पैसा कमाते हो, जैसे कोई फर्जी स्कीम नहीं होती है जिसके तो एक दिन में या एक रात में 2 गुना पैसा। ठीक है। आप 1,000 दो, 2,000 ले लो रिटर्न में। ऐसी जो फर्जी स्कीम होती है, और आतंकवाद को जो पोषित करने वाला मनी होता है। ठीक है। और हम कह सकते हैं ड्रग्स और ये जितनी भी खराब चीजें हैं, इनको बढ़ावा देने का काम करता है, उसकी श्रेणी में इसको रख दिया। वो जो भी गतिविधियां होती है उसको बोलते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। ऐसी गतिविधियों को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और जब क्रिप्टो करेंसी को हमने डाल दिया, इसीलिए डाला था क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कहीं न कहीं आतंकवाद को भी पोषित करती है, आतंकवाद को बढ़ावा दे सकती है। ठीक है। और साथ ही जो साइबर सिक्योरिटी का खतरा है, साइबर आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, इसका भी इश्यू आ रहा था। ठीक है। और भी हजार बातें हैं जो क्रिप्टो करेंसी पे कंट्रोल नहीं होने के कारण समस्या आ रही है हमारे सामने। ये खतरे आ सकते हैं, संभावित खतरे हैं। ठीक है। बहुत सारा इकोनॉमी में अगर मनी आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। ठीक है। अगर आप सरकार की आदेश के बिना इस इस करेंसी के माध्यम से लेन देन कर रहे हो, तो इकोनॉमी में भी इम्बेलेंस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। तो जैसे आपने नाम सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम का नाम सुना होगा। ठीक है। कार्डेनो का नाम सुना होगा, पॉलीगन का नाम सुना होगा, डोजी कॉइन का नाम सुना होगा। ठीक है। सोलेनो का नाम सुना होगा। ये है महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी। जो पीएमएल था, हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 में बना था। और जो पीएमएल है, ये जो वीना कन्वेंशन है उसको लागू करने के तौर पर बना था। जो वैश्विक स्तर का वीना कन्वेंशन है उसको भारत ने लागू किया था। जो ग्लोबल कमिटमेंट थी भारत की, वो वीना कन्वेंशन के प्रति, वो दिखाई हमने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के माध्यम से। तो आई होप थोड़ी थोड़ी सी शॉर्ट वे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी क्या है बिटकॉइन। ठीक है। तो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक करेंसी है,
ठीक है। और एक ये जो क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में बेसिक जानकारी है, ये एक वर्चुअल करेंसी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वर्चुअल करेंसी, यानी ये कोई हार्ड करेंसी नहीं है। ये क्या है? वर्चुअल करेंसी है, दिखती नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सरकार इसको क्या कर रही है, अभी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डाल दी है, ताकि इसका हम क्या कर सके, यूज नहीं कर पाए। और अगर यूज करेंगे तो ये ऑफेंसिव हो जाएगा, इसमें हमें सजा का प्रावधान हो जाएगा, अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में आ गया बिटकॉइन तो। निसार, नासा, 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 ठीक है, नासा और इसरो, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। देखो क्या है, पहली बात तो आपको पता होना रखना है कि ये अमेरिका, यूएसए, ठीक है, और भारत का एक स्पेस मिशन है। यूएसए और भारत का एक स्पेस मिशन है, ये आपको पता चल गया होगा यहां से। ठीक है, साथ ही सिंथेटिक अपर्चर रडार है। सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमें बताना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य जो वैश्विक पर्यावरण में चेंज हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे जो भूकंप हो गया, सुनामी होगी, ज्वालामुखी होगी, भूस्खलन हो गया, ये सारी जो प्रक्रिया है, इसके अध्ययन है तो ये दोनों एजेंसियां हैं, नासा और इसरो, ये इस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली है 2024 में श्रीहरिकोटा से। हमारा स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग जो सेंटर है श्रीहरिकोटा, वहां से इसको लॉन्च करेगी। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण का अध्ययन जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तालिजा धामी का आपने नाम सुना होगा। तालिजा धामी का संबंध है लुधियाना पंजाब से। ये हाल ही में, ठीक है, कैप्टन जो सालिजा है, फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालेगी। जो भारत का वेस्टर्न पार्ट है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसकी जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट है, यानी जो वायुसेना का जो एक हम कह सकते हैं वायुसेना का यहाँ पे जो युद्ध को लेकर एक कमान होती है। ठीक है, जब भी युद्ध छिड़ेगा तो वायुसेना की भी कमान होगी, वो उस कमान का फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट संभालेगी इस सालिजा। ठीक है, सालिजा सामी। तो यहाँ पे थोड़ी कंडीशन ये है कि जो नारी शक्ति है, मैंने कहा ना जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, तो इनका नाम हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने, ये पहली बार हुआ है, जो पहली महिला बनी है जिन्होंने फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभाली है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो 1994 से पहले क्या होता था, महिलाओं को पहली बार 1994 में शामिल किया गया था वायुसेना में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। 1994 में हमने पहली बार महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया वायुसेना में, और फिर काफी समय तक इन्हें नॉन कॉम्बैट जिम्मेदारी दी। ठीक है, ये बात बताना चाहिए। तो वो समस्या आ रही थी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने 2010 में एक आदेश दे दिया, जिसके तहत वायुसेना की महिलाओं को भी पुरुष के समान कमीशन पाने का अधिकार मिला। यानी जो 14 साल की एक सर्विस होती थी, उसके बाद में वुमन को, ठीक है, अस्थायी कमीशन, मतलब अब 14 साल के बाद में सर्विस की गारंटी नहीं होती थी वुमन को। ठीक है, 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, उस आदेश के तहत 14 साल के बाद सर्विस के बाद भी महिलाओं को भी पुरुष की तरह स्थायी कमीशन की गारंटी दे दी। और फिर 2019 में एक एक्ट आया, इसके माध्यम से ये सब कुछ प्रावधान लागू हो गए, और हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें बेसिक जानकारी क्या रखनी है कि हाल ही में कौन वो महिला है जिन्होंने फ्रंट लाइन कॉम्बैट के रूप में अपनी ज्वाइनिंग लिए, पहली महिला बन गई है सालिजा दामी। दोस्तों, आज के लिए इतनी न्यूज थी। आई होप आपको ये न्यूज पसंद आ रही है। पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल को, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।